तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हम जो है कि एक सेशन चला रहे हैं और इस सेशन में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साइंस से संबंधित है उसको एक एक करके हम डेली एक वीडियो करके प्रतिदिन डालते जा रहे हैं। लेकिन हमने सोचा इस बात को कि क्यों ना जो है कि किसी विशेष सेगमेंट को ही उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाया जाए, ताकि आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि इस एग्ज़ाम में जो है कि इस टाइप का क्वेश्चन आजकल जो है कि बनता है, इस क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है। तो इसीलिए हमने जो है कि बीपीएससी से संबंधित जितने भी साइंस का क्वेश्चन होगा उस साइंस का निचोड़ जो है कि आप लोगों को सामने रखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और ये जो है कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जितने भी क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर वाला होगा, हर एक क्वेश्चन को साइंस से संबंधित रिलेटेड एक एक वीडियो डेली मेरा आएगा। और एक क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर वाला छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम खोद करके निकालते हैं और निकाल करके क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आप लोग के समझ जो है कि रखते हैं और उसका फुल्ली सॉल्यूशन आप लोग को देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए आगे जो है कि क्वेश्चन का तांडव किस तरह से हम करते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि दाब का मात्रक क्या है। ये जो है कि 66वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो दाब का मात्रक क्या है पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या केजी पर सेंटीमीटर होता है, या केजी पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर केजी पर मिलीमीटर होता है। एक बीपीएससी में आप लोगों का 5वां ऑप्शन भी पहले रहता था, लेकिन अब जो है कि टोटल 4 ही ऑप्शन को रखा गया है। लेकिन पहले जो है कि 68th बीपीएससी तक जो है कि 5 ऑप्शन दिया करता था। तो ये जो 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक आपका 5वां ऑप्शन ए है। तो आपको बताना है कि दाब का मात्रक क्या है। तो आप लोग तो एकदम रट्टा मार रही होंगे कि दाब का मात्रक जो है कि पास्कल होता है। ये तो जानते हैं कि दाब का ऐसा ही मात्रक जो है, यहाँ लिखते हैं दाब का मात्रक जो है कि पास्कल होता है, पास्कल। ठीक, तो पास्कल को ही न्यूटन प्रति मीटर बोला जाता है। पास्कल को ही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोला जाता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। दाब जो है कि अदिश राशि की श्रेणी में आता है। और दाब जो होता है, दाब का परिभाषा क्या है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहा जाता है। अर्थात दाब को जो है कि प्रेशर इंग्लिश में बोलते हैं तो पी से डिनोट किया जाता है। तो पी बराबर होता है एफ बटा ए, मतलब कि फोर्स बटा एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन नहीं, एरिया, फोर्स बटा एरिया, मतलब कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल से ही न्यूटन प्रति, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है यहाँ पर देखिए न्यूटन, और एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो यहीं से निकल के आया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि 1 पास्कल के बराबर होता है। और दाब जो है कि एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, इसमें क्या कोई नजर आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं नजर आ रहा है। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई। अब जो है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, ए है आपके सामने। तो देखिए इस क्वेश्चन को, 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य से जो है कि हम लोग को लाइट प्राप्त होता है, वो पृथ्वी तक आने में उसको कितना समय लगता है। अगर जो एग्जैक्ट डाटा की बात किया जाए तो 8 मिनट 19 सेकेंड के आसपास लगता है। सबसे पहले देखिए कि सूर्य में जो है कि प्रकाश जो है कि नाभिकीय संलयन के माध्यम द्वारा वो जो कि ऊर्जा उत्पन्न करती है। नाभिकीय संलयन, ये सब क्वेश्चन पूछता है, संलयन के माध्यम से सूर्य में जो है कि ऊर्जा है। सूर्य में ऊर्जा जो है कि नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। और सूर्य को जो है कि पृथ्वी तक उसके प्रकाश को आने में 8 मिनट 19 सेकेंड का टाइम लगता है। पृथ्वी इतना बड़ा ग्रह, आप देखते हैं जहां भी जाते हैं पृथ्वी ही पृथ्वी। ट्रेन से जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि रात दिन हो गया, लेकिन आप घूम ही रहे हैं। पृथ्वी को घूमते घूमते आपको बहुत दिन लग जाएगा अगर पैदल चलते हैं तो इतना बड़ा ग्रह आपको लगता हो कि बहुत बड़ा है। लेकिन सच बात तो यह है कि पृथ्वी से 109 गुना बड़ा जो है कि सूर्य है। तो पृथ्वी से जो है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा सूर्य है। ठीक,
इसकी एग्जैक्ट जो है कि डाटा है कि 109 गुना जो है कि जितना बड़ा पृथ्वी है ना उससे 109 गुना, दुगुना तिगुना 4 गुना 5 गुना नहीं बल्कि 109 गुना बड़ा सूर्य है। और सूर्य में जो है कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। ठीक, और सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट। एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया हुआ था तो इसको ऑप्शन के आधार पर आंसर माना था 8 मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। ऐसे अगर जो टोटली पूछा जाए तो 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो कि तीसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। सबसे पहले देखिए अदिश राशि क्या कहलाती है। अदिश राशि वैसे राशि को कहा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो। और सदिश राशि वैसे राशि को कहा जाता है जिसमें परिमाण के साथ साथ जो है कि दिशा होता है, वो सदिश राशि कहलाता है। तो कुछ अदिश राशियां जो कि इंपॉर्टेंट है आपको हम बताते हैं। चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, कार्य होगा, ये सब जो है कि अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां जो है कि वेग, बल, संवेग, त्वरण, संवेग, घनत्व, ये सब जो है कि सदिश राशि है। तो एक चीज आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि जिसमें ब की मात्रा आएगा ना, ब या व, वो सदिश होगा एकदम। इस बात को, ऐसा एक्सेप्शन कुछ भी हो सकता है लेकिन जो है कि रेयर केस में यही होता है कि जिसमें जो है कि व, जिसमें व या फिर ब की मात्रा आ जाए, कि मात्रा आ जाए, ये सिर्फ ट्रिक है, इसको जो है कि थ्योरी मत मान लीजिएगा। व या ब की मात्रा आए वो सदिश राशि कहलाएगा। ठीक, सदिश राशि हो सकता है, होगा। ठीक, ये सिर्फ जो है कि एक ट्रिक है। तो एक चीज देखिए कि इसमें हमको बताना क्या है कि जिसमें अदिश हो। तो अदिश राशि कौन है, बल, तो ब से आ रहा तो ये एक सदिश राशि है। फोर्स जो है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आंसर नहीं होगा, हमको चुनना क्या है, अदिश। दाब, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि दाब में भी ब की मात्रा आ रही है लेकिन ये एक्सेप्शन है। विद्युत धारा में भी ब से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये भी अदिश है। लेकिन हम बताएं कि जितने होते हैं सदिश राशियां वो लगभग लगभग में ब या ब रहता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि दाब में ब की मात्रा लेकिन फिर भी ये क्या है, अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दाब। ठीक, उसके बाद यह दिया हुआ वेग। तो बल का जो है कि एसआई मात्रक अगर जो पूछा जाए, बल का एसआई मात्रक अगर जो पूछा जाए तो बल का होता है न्यूटन, न्यूटन। और जो कि दाब का पूछा जाए तो पास्कल होता है इसका एसआई मात्रक। वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, और त्वरण का, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब आप लोग जो है कि ध्यान रखिएगा। बल, वेग, त्वरण, ये सब सदिश राशि है, अदिश है, दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब। एसआई मात्रक लिखा हुआ, बल का न्यूटन, वेग का मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो इसका राइट आंसर अदिश राशि में दाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए है। देखिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। हम तो मात्रक के बारे में पढ़ रहे थे कि दाब का ये होता है, बल का ये होता है, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन ऐसे इसमें राशि दिया हुआ है जिसका कि मात्रक नहीं होता है। तो प्रतिबल जो है, प्रतिबल एक दाब का ही प्रतिरूप है। तो प्रतिबल का एसआई मात्रक जो दाब का होगा वही होगा। तो इसका एसआई मात्रक तो है पास्कल है। ठीक, एक दिया हुआ बल, तो बल का आप लोग जानते ही होंगे कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। हमको क्या पता करना है कि मात्रक नहीं है, इसका भी मात्रक है, इसका भी मात्रक है। एक दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में विकृति। तो विकृति किसको कहा जाता है, इसका डिफिनेशन में से ही पता चल जाएगा कि इसका मात्रक है या फिर नहीं है। विकृति जो है वैसे राशि को बोला जाता है जैसे कि अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु को अगर जो बाहर से हम बल लगा करके उसके लंबाई को बढ़ा दें। एक चीज ध्यान दीजिए कि कोई धागा जो है कि ये धागा इतना है 5 मीटर का, 5 मीटर का। अब इसको जो है कि हम इधर से खींचे खींचते 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 इसको लम्हार करके कर दिए 7 मीटर का। यही 5 मीटर वाला कितना हो गया, 7 मीटर का हो गया। तो विकृति की परिभाषा जो पूछा जाए तो जो है कि इसका परिभाषा होता है कि लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में कितना परिवर्तन हो गया, ये 5 से कितना हो गया 7, यानी कि परिवर्तन हुआ 2 मीटर का। तो लंबाई में परिवर्तन 2 मीटर बटा प्रारंभिक लंबाई कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ पर मीटर और मीटर से कट गया तो बच गया 2/5। तो इसमें मात्रक बचा, मीटर तो मीटर खत्म ही हो गया। तो इसका मात्रक इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जो है कि एक लंबाई जो चेंज हुआ उसका
और उसी को डिवाइड कर दिया जाता है पहले वाला लंबाई से, और लंबाई का जो यूनिट होता है मीटर, वो मीटर अपने आप में ख़त्म हो जाता है, उसको उड़ा देता है एकदम से, तो बच जाता है सिर्फ और सिर्फ डिजिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृति, क्योंकि विकृति की कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। एक दिया हुआ दाब, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, पास्कल इसका भी, प्रतिबल का भी और दाब का भी। बल जो है न्यूटन, इसका एसआई मात्रक होता है, विकृति का कोई एसआई मात्रक नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए है आपके सामने, देखिए इस क्वेश्चन को, 66वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। बीपीएससी, ठीक, आप लोग को लग रहा होगा कि 66वीं बीपीएससी में जो है कि ऑप्शन नंबर ई भी था, ई नंबर हम हटा दिए हैं, ई जिसमें आंसर आएगा उसको लाएंगे, लेकिन इसमें ई आंसर रहेगा ही नहीं, 4 ही ऑप्शन में कोई आंसर है, तो ई हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायु में ध्वनि का तरंग होता है, तो वायु जो है कि एक माध्यम है, कौन माध्यम है, गैसीय माध्यम है। ये जो बोर्ड है एक माध्यम है, ठोस माध्यम है। पानी जो है एक माध्यम है, द्रव माध्यम है। तो एक चीज जान लीजिए कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन इसको दिया हुआ है कि वायु इसके लिए माध्यम है, कारण कि बिना वायु के ध्वनि चलेगा। अगर यहाँ से हम बोल रहे हैं या फिर आपके घर के कोई बलग से कोई आपको पुकारेगा, राम, श्याम, गणेश, कुछ भी अगर नाम ले लिया, तो क्या आप बिना वायु के वो माध्यम आवाज कर रहा, नहीं करेगा, क्योंकि वायु को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यही पूछ रहा है कि वायु में ध्वनि का तरंग कैसा होता है, तिरछी होता है, अनुदैर्घ्य होता है, विद्युत चुम्बकीय होता है या ध्रुवीकृत होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि जो है कि ध्वनि को चलने के लिए अनुदैर्घ्य तरंग की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य। तो अनुदैर्घ्य तरंग कहाँ से आया, तरंग, ध्वनि तरंग जो है कि एक यांत्रिक तरंग की श्रेणी में आता है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग वो एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग जो है कि वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, और एक होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। ठीक, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी चल सकता है अनुप्रस्थ, लेकिन ये बिना माध्यम का नहीं चलेगा अनुदैर्घ्य। तो आप वायु जो है कि एक माध्यम है, तो माध्यम में ध्वनि चल सकता है। इस कारण से अगर इसमें ऑप्शन अगर जो दे देता आपका अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो यहाँ से तो आप लोग आराम से छाप लीजिएगा कि ध्वनि तरंग जो है कि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है कि माध्यम में गमन करता है, अनुप्रस्थ तरंग के लिए कोई माध्यम नहीं, वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायु में ध्वनि का तरंग कैसा होता है, तो अनुदैर्घ्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अब जो है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने, ए है। देखिए इस क्वेश्चन को, मजेदार क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फॉरेनहाइट स्केल में कितना होगा। ये सेंटीग्रेड में वैल्यू दिया हुआ कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि कोई एग्जैक्ट डाटा है, और फॉरेनहाइट में उसका मान दिया हुआ है। तो एक चीज जान लीजिए कि ये जो है कि तापमान का एसआई मात्रक होता है, सेंटीग्रेड तापमान का ही एसआई मात्रक होता है, फॉरेनहाइट तापमान का ही एसआई मात्रक होता है, रोमर और तापमान का ही एसआई मात्रक होता है केल्विन। टोटल 4 मात्रक है। तो यही जो है कि सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट, ये दोनों को मैच करके क्वेश्चन आपसे मिला दिया है। तो एक चीज आप एक फॉर्मूला को याद कीजिए कि C-0/100 बराबर होता है K-273/100 बराबर होता है F-32/180 बराबर होता है R-0/80। इस थ्योरी को आप याद कर लीजिएगा, तो इससे जो है कि अगर जो कोई एक चीज दिया हुआ तो दूसरा निकाल सकते हैं। आप लोग मैथ का स्टूडेंट होंगे तो समझ जाएंगे। जैसे कि इसमें सेंटीग्रेड का वैल्यू दिया हुआ है, फॉरेनहाइट अर्थात F वाला पूछा है, तो इन दोनों को बराबर करके निकाल दीजिए। C-0/100 बराबर F-32/180 है। तो C का मान कितना दिया हुआ है, 50 में से 0 घटाइएगा बटा 100 दिया हुआ बराबर F का मान हमको निकालना है 32/180। तो 50 में से 0 घटेगा तो एकदम 50 ही बच जाएगा। देखते जाइए कैसे कैलकुलेशन करते हैं, नीचे नीचे कटता है तो 0 से 0 उड़ जाएगा, और ये जो है कि 9 बार में इसको काट देगा, और ये जो है कि 5 बार में कट जाएगा, और ये जो है कि ऊपर नीचे भी कटेगा। ठीक, तो 10 बचे के 50,
ये 10 बार में कट जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना होता है तो 10 गुने 9 कीजिएगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं नीचे, आपको पता नहीं चलेगा शायद। तो 10 तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बच गया, ठीक। तो 10 गुने 9 कीजिएगा तो इधर 90 हो जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा f माइनस 32, तो f बराबर हो जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 90 इधर माइनस में 32 है, इधर आएगा तो प्लस 32 जुड़ जाएगा। तो f बराबर हो जाएगा 2 के 2 को 9, 10 11 12, 122 फ़ारेनहाइट जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन से निकालनी है तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है कि राइट आंसर है। अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 7वां ये है। देखिए इस क्वेश्चन को, लिखा हुआ कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। आप लोग को लग रहा होगा कि साइंस का इतना आसान आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। बीपीएससी में ऐसा ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है, जो कि 2 बीपीएससी जो है कि 67th के बाद से जो है कि ट्रेंड चेंज हुआ और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लगे। उस क्वेश्चन को भी लेकर मैं आऊँगा। अभी 66वीं बीपीएससी में जो भी पूछा गया है उसको सोल्यूशन करवा रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, और ये क्वेश्चन जो है कि सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सीजीएल 3 जो है कि सचिवालय सहायक वाला एग्जाम हो गया, या फिर रेलवे का आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, या फिर बैंकिंग का, जीके जीएस का जो भी पोर्शन का एग्जाम आप दे रहे हैं, या फिर यूपी के से संबंधित कोई भी वनडे एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो है कि ये क्वेश्चन जो रामबाण होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। हर्ट्ज में जो है कि आवृत्ति को मापा जाता है, डायरेक्ट आंसर आवृत्ति, ठीक। ऊर्जा दिया हुआ है, उष्मा दिया हुआ, गुणवत्ता दिया हुआ, 4 ऑप्शन था, इसमें आवृत्ति इसका आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का जो है कि मापन या फिर एसआई मात्रक कह लीजिए, वो जूल होता है, और उष्मा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। ये दोनों को जो है कि जूल होता है। आप लोग तो बस देख ही लो इसका याद करने का आसान तरीका। एक तरीका याद रखिएगा कि काजू ऊजू, काजू ऊजू, घर में कहते हैं कि काजू ऊजू लाओ खाने के लिए, तो काजू ऊजू से याद कर लीजिए कि क्या है। का फॉर जो है कि कार्य, अजू फॉर जो है कि जूल, ऊ फॉर जो है कि उष्मा या फिर ऊर्जा, अजू फॉर फिर जूल। मतलब क्या कि कार्य का, उष्मा का, ऊर्जा का, ये तीनों का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये जूल ही हो जाएगा। कार्य का, उष्मा का, जूल, कार्य का, उष्मा का और ऊर्जा का, ये तीनों का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं काजू ऊजू। तो काजू ऊजू ऊर्जा दिया हुआ, उष्मा का एसआई मात्रक और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है कि जूल होता है। यहाँ पर पूछा गया था हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो हर्ट्ज में जो है कि आवृत्ति की मापन किया जाता है। तो राइट आंसर ए है। अब जो है कि 8वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। ये देखिए क्वेश्चन को, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में फ़ारेनहाइट में लगभग 98 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हम रखते हैं। हम लोग गर्म रक्त वाले प्राणी हैं, इसलिए हम लोग का टेम्परेचर जो है हमेशा समान रहेगा। सेंटीग्रेड में 37.5 के आसपास रहता है। तो वो टेम्परेचर को जो कंट्रोल कौन कर रहा है, उसी के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है माडुला ऑब्लिगाटा। तो माडुला ऑब्लिगाटा जो है कि मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क जिसको बोला जाता है। तो माडुला ऑब्लिगाटा जो है वही सबसे पीछे वाला है। इसको छोटा दिमाग के नाम से जाना जाता है। ये जो कि छोटा दिमाग माडुला ऑब्लिगाटा है। थैलेमस ग्रंथि एक दिया हुआ है। थैलेमस जो होता है, यहाँ से ठंड, गर्म, ताप, स्पर्श या दर्द, अगर जो आपको कोई एक फेंट मार दे पटाख देना तो आपको दर्द होता है, या फिर कोई गर्म चीज़ है वहाँ पर आप सट जाइए तो छिलमिला जाते हैं, हाथ ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो उससे भी दर्द होता है। या फिर कोई बर्फ ला करके आपके शरीर में सटा दे ठंड के दिन में, अगर सो रहे हैं कंबल में, अगर जो बर्फ का टुकड़ा ला करके आपके शर्ट के अंदर डाल दे तो आपको कैसा महसूस होगा, मज़ा आ जाएगा। तो वो सब एहसास किसके कारण होता है, वो थैलेमस के कारण होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ठंड, गर्म, स्पर्श, ये सब जो है कि इसका एहसास थैलेमस ग्रंथि करवाती है। या फिर कह लीजिए दर्द, हम बताए थे दर्द। और एक दिया हुआ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के बारे में आप लोग सुनिए सबसे पहले कि हाइपोथैलेमस जो है कि शरीर की एक ऐसी ग्रंथि है, हमारे शरीर का जो है कि मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, ये जो है कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है, मास्टर ग्रंथि। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है कि
पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की जितने भी ग्रंथियां हैं सबको कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि, इसलिए पीयूष ग्रंथि को जो है कि मास्टर ग्रंथि का नाम दिया गया है। लेकिन पीयूष ग्रंथि का भी कोई बाप है, मतलब कि ये अगर जो बाप है तो हाइपोथैलेमस जो है कि इसका बाप है, मतलब कि शरीर का सबसे बड़ा दादा कौन है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है कि पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल करती है, इसलिए जो है कि इसको हेड मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये जो है कि हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता था। पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इसलिए समझ लीजिए कि मास्टर ग्रंथि को भी कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस का सबसे मुख्य कार्य यह है कि ये टेम्परेचर को, ये सबसे ज्यादा नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। टेम्परेचर को अर्थात गर्मी को जो है कि थैलेमस भी एहसास करवाता है, लेकिन वो मात्रा में नहीं करवाता। और इसका सिर्फ एक ही काम है मुख्य रूप से कि जितना भी जो है कि तापमान होगा उसको नियंत्रण कंट्रोल करना, हाइपोथैलेमस का यही कार्य है। मतलब कि टेम्परेचर को सबसे बड़े मात्रा में जो है कि कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। एक दिया हुआ है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम एक ऐसा है कि हमारे शरीर का जो है कि कंट्रोल इसी के हाथ में होता है, सेरिबेलम के हाथ में। अगर जो शराब पीकर कोई डगमगा रहा है, या फिर जो है कि गांजा या फिर भांग पी करके कोई नशेड़ी ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे झूमते हुए जा रहा है, तो उसके शरीर का जो कंट्रोल पावर है ना, वो सेरिबेलम के हाथों में है। तो इसी के कारण जो है कि शरीर संतुलन की अवस्था को खपा देता है, संतुलन में चला आता है। तो ये जो है कि शरीर को संतुलित अवस्था में रखता है, शरीर को संतुलन प्रदान करता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर का तापमान नियंत्रित, तापमान तो ए भी लेकिन सबसे बड़ा मात्रा में यही करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ए है। चलिए अब इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए, क्या दम है इसमें। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। आप लोग 1000 बार क्या लाख बार सुने होंगे कि विद्युत धारा का मापन जो है कि अमीटर से किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीटर। वोल्ट मीटर दिया हुआ ऑप्शन में, वोल्ट मीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। विभवांतर का जो है कि मापन ये वोल्ट मीटर से, और विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट ही लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट का मापन जो है कि अमीटर के माध्यम से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डिस्क्राइब इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन को, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, कूलम या फिर वाट। यहाँ पर हीरोगिरी के चक्कर में विद्युत धारा मत पढ़ लीजिएगा, विद्युत शक्ति। कारण कि आप जहां भी देखिएगा वहां डायरेक्ट लिखा हुआ रहता शक्ति की मात्रक क्या है, शक्ति की मात्रक क्या है। यहाँ पर विद्युत आधे लगा दिया और शक्ति पढ़े भी नहीं, और लोग को लग रहा है कि विद्युत शक्ति लिखा हुआ नहीं बल्कि विद्युत धारा लिखा हुआ, एम्पियर मारे अब निकल गए आगे, हो गया आपका सत्यानाश वहीं पर। तो यहाँ पर देखना क्या है कि लिखा हुआ पूरा पढ़ना है एकदम, की पॉइंट को जो है कि यहाँ पर जो है कि इंगित कर दीजिए आप लोग कि विद्युत शक्ति की इकाई पूछा गया, तो विद्युत शक्ति की SI मात्रक होता है वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो है कि विद्युत शक्ति को पावर इंग्लिश में बोलते हैं, तो P बराबर होता है Q/T। ठीक, Q जो होता है, Q से जो है कि आवेश को सूचित किया जाता है, और T फॉर टाइम को सूचित किया जाता है। तो P बराबर होता है Q/T, इसका तो फॉर्मूला है। एक ऑप्शन दिया हुआ एम्पियर, तो ये जो है कि इलेक्ट्रिक करंट अर्थात कि विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट दिया हुआ है, तो वोल्ट जो है कि वोल्ट विद्युत विभव की SI मात्रक होता है, विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। कूलाम तो आवेश का मात्रक होता है, कूलाम। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम। एम्पियर जो है कि इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट जो है विद्युत विभव, कूलाम जो है आवेश, और वाट जो है कि विद्युत शक्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखिए कि 11वां क्वेश्चन आपके सामने क्या आने वाला है। देखिए मजेदार क्वेश्चन। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करिए। कोई भी तत्व में 3 प्रकार के मौलिक कण होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये तत्व है, तो यहाँ पर ये सेंटर है, और सेंटर में जो है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है कि चक्कर लगाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या बोला जाता है, और जो है कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या जो बोला जाता है, एकदम ध्यान से देखते जाइए, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और द्रव्यमान संख्या
यहाँ पर आप लोग को शायद नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ मिटा कर लिखते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, अंदर वाला दोनों को जोड़ दीजिए, द्रव्यमान संख्या। तो अंदर में हम क्या बताएं, इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर चक्कर लगाएगा, अंदर में दो बच गया मौलिक कण में से, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कि नाभिक के अंतर होता है, यही दोनों को जोड़ दीजिएगा, नहीं तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पी और एन दोनों को जोड़ देंगे ना तो द्रव्यमान संख्या आपको निकल कर बाहर आ जाएगा। पर हम बताएं परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों, या फिर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या को जो है कि इक्वल होता है, माने परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों के तीनों जो है कि बराबर होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अब प्रोटॉन की संख्या हम क्या कहें, बराबर होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है, एक को दिया हुआ 18, न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। बस ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ तो आता ही होगा, 18 20 कितना होता है, जोड़ने की जरूरत थोड़ा ना, डायरेक्ट 38 मारिए उड़ जाइए। आप क्या लोग जो है कि यहाँ पर सोचता होगा कि 20 में से 18 भी घटा सकते हैं, घटाना नहीं है, द्रव्यमान अगर जो निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा। अगर द्रव्यमान दिया हुआ है और उसके बाद परमाणु संख्या पूछ रहा है तब घटाइए, लेकिन द्रव्यमान पूछ रहा है तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है, दोनों को ऐड कीजिएगा, द्रव्यमान संख्या निकल के खटाक से आएगा। तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 38 इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने तगड़ा क्वेश्चन ए है। देखिए इस क्वेश्चन को, निम्न में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है या फिर हंसने वाली गैस। आप जो है कि कहीं भी किसी को बात सुन करके दांत निकाल देते हैं, ही हंस देते हैं, तो हंसाने वाली ऐसी कौन सी गैस है जब आपको जो है कि हंसी आती है तो वहां पर कोई गैस आपके अंदर जो है कि विद्यमान हो जाता है, उसी के कारण आप दांत खिसोड़ देते हैं या फिर दांत निकाल देते हैं। तो कौन सा ऐसा गैस है जिसके कारण जो है कि आप दांत निकालते हैं, वही पूछा गया है, हंसाने वाली गैस। तो ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, पेंटा ऑक्साइड या फिर जो है कि नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसका फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण हम हंसते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये चलिए हीरो फिर देखिए ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है। सबसे पहले यहां पकड़िए तत्व। तत्व जो है कि 3 प्रकार के होता है, टोटल जो है कि 3 प्रकार का होता है। एक प्रकार आपका हो गया कि धातु होता है, धातु एक होता है, अधातु एक होता है, उपधातु। धातुओं की संख्या अगर पूछा जाए, धातुओं की संख्या अगर जो पूछा जाए तो 91 होता है धातु। अधातु 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 संख्या होता है 20। उपधातु एक होता है, उपधातु, इसकी संख्या होती है 7। सभी को जोड़ दीजिए, 118 आ जाएगा। 118 टोटल अभी पृथ्वी पर तत्व मौजूद है। पीरियोडिक टेबल आप घर में देखते होंगे, आवर्त सारणी जिसको बोला जाता है। तो आवर्त सारणी के अनुसार जो है कि तत्वों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी, थोड़ा सा हम नॉलेज आपको देते हैं, आवर्त सारणी का नाम मेरे मुंह से निकल गया तो फिर इसके बारे में काम भी आप सुन लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के नियम पर आधारित है। मोसले जो है कि तत्वों के गुणों के आधार पर बताया कि किसी भी तत्वों का गुण जो है उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। परमाणु संख्या के आधार पर अभी पर जो है कि पीरियोडिक टेबल आपके घर में सरियाया हुआ नजर आएगा, परमाणु संख्या के आधार पर। इसके पहले जो है कि एक वैज्ञानिक और थे, दमित्री इवानोविच मेंडलीफ, तो वो बताया कि द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व थे जो इसका पीरियोडिक टेबल में फुलफिल नहीं बैठा, तो वो जो है कि पीरियोडिक टेबल वहीं पर खत्म हो गया, कटकुट हो गया। तो मोसले आया, परमाणु संख्या के अनुसार सजा कर देखा तो एकदम फुलफिल बैठ रहा था। तो अभी आप लोग जो आवर्त सारणी 11 12 में आप घर में शौक से लगा करके रखते हैं और उसको एक भी बार नहीं पढ़ते हैं, वो पता है हमको कि नहीं पढ़े होंगे, पढ़े होंगे तो जरी मनी देखे होंगे, मजाक करके निकल गए होंगे। वो वाला आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है। तो तत्व जो होता है 3 प्रकार के, एक धातु होता है, एक अधातु होता है, एक उपधातु है। धातु तो है ही है, अधातु भी है ही है, उपधातु है ही है। तो गैस नहीं है, तो गैस इसका राइट आंसर नहीं, क्योंकि हमको चुनना था। तो अधातु जो है कि अधातु कर रहे हैं, ये तत्व जो है कि गैस नहीं है। टोटल तत्वों की संख्या 18, धातु की संख्या 91, अधातु जो है 20, उपधातु जो है 7। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए। चलिए, जिसमें कोई भी जान नहीं है वही वाला क्वेश्चन है ए।
पानी का पीएच मान होता है 66वीं बीपीएससी का पूछा हुआ। पानी का पीएच मान एकदम जो है कि आप लोग एकदम खुश होकर के मार देंगे 7। सही बात है, 7 हम भी मार देते हैं, 7 ही आंसर ही है। लेकिन पीएच मान क्या होता है? पीएच मान हम किसको कहते हैं? पीएच एक स्केल है जिसको कि बोला जाता है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ या फिर पावर पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, या फिर इसी को बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों जो है कि इसका फुल फॉर्म है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा हम जो है कि किसी भी विलयन का अम्लीयता या फिर क्षारीयता का गुण का ज्ञात करते हैं। अम्ल और क्षार के बारे में अगर हमको जानकारी प्राप्त करना है ना, कि कोई चीज़ खट्टा है, खाते हैं तो देखते हैं कि खट्टा रहता तो दत्ता जो है कि कोंत हो जाता है। आम खाते हैं ना, वो जो है कि अम्ल की उसमें मात्रा होती है। जो खट्टा है वो अम्ल है, और जो क्षार क्षार जो इसको बोलते हैं वो कड़वा है, वो क्षार है। देखते हैं कटकटाक लगता है कोई चीज़ कड़वा, पीते हैं नीम तो एकदम देखते हैं कड़वा महसूस होता है, वो जो है कि एक क्षार का उदाहरण है। तो सोरेनसन जो है कि इसके खोज करता है, सोरेनसन, पीएच के सोरेनसन जो है कि वैज्ञानिक का नाम है। पीएच स्केल होता कैसा है देख लीजिए एक बार आप लोग, जो है कि यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, उसके बाद जो है कि 11 होता है, 12 होता है, 13 मान लीजिए यहाँ है, उसके बाद जो है कि लास्ट में होता है 14। ये 14 तक ही मान अंकित है, ऐसा नहीं कि एकदम जो है कि आगे बढ़ते चल जाइए। और यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में जो 7 जो है ना, इधर अगर जो रह गया वो अम्ल होगा, और इधर जो होगा वो क्षार होगा। एक चीज ध्यान रखिए कि 7 से जो कम है वो अम्लीय प्रवृत्ति होगा, खट्टा लगेगा, दांत कोथ कर देगा, और कड़वा लगने वाला जो है कि क्षार होता है 7 से अधिक का। जो 7 जिसका पीएच मान रहेगा वो उदासीन रहेगा, कैसनो नहीं लगेगा। पानी पीते हैं तो आपको क्या कड़वा लगता है या खट्टा लगता है? अगर लगता है तो आपका दांत जो है कि खराब है। सादा लगता है तो सादा कहने का मतलब उदासीन रहता है। तो पीएच मान पानी का कितना होगा? 7 होगा। 7 जो है कि इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन ए है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन, कोई जानना है, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, मतलब उसमें उपस्थित नहीं रहता। ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित रहता है? किसमें जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है? ऑप्शन आपके सामने है, केरोसिन, कांच, मिट्टी या फिर सीमेंट। कांच में भी ऑक्सीजन होता है, मिट्टी में भी देखिएगा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, सीमेंट में भी ऑक्सीजन होता है। केरोसिन तेल में कभी ऑक्सीजन नहीं होता है, उसके ऊपर वाला भाग पर ऑक्सीजन भले तैराक की स्थिति में रहता है, लेकिन केरोसिन के अंदर जो है कि उसके की पॉइंट में जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, इसलिए राइट आंसर इसका होगा केरोसिन। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ हमसे पूछा गया है, वो किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है कि एक चीज जान लीजिए कि एक पौधा से निकाला जाता है, और पौधा का एक भाग होता है लाइकटस। पौधे के लेक्टस वाले भाग से प्राकृतिक रबड़ जो है कि निकाला जाता है। प्राकृतिक रबड़ जो है पौधे के लेक्टस वाले भागों से निकाला जाता है, और प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन के द्वारा बहुलक बनाया जाता है। तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ जो है कि आइसोप्रीन का एक प्रकार का बहुलक है। अब जो है कि 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ए है। देखिए आप लोग के सामने जो है कि एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ग्लूकोज किसका सूत्र है? 66वीं बीपीएससी में साइंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए C12H22O11। C12H22O11 जो है कि चीनी का सूत्र है, ये चीनी का है। ठीक, चीनी का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11 NH2CONH2। खेत में जो है कि ऐसे ऐसे करके यूरिया देखते हैं उजला वाला रहता है, यूरिया का बोरा, उसको लाते हैं, उसको खोलते हैं, उजला छोटा छोटा रहता है ना, उसको जो खेत में ऐसे छिड़कते हैं, उसी का फॉर्मूला NH2CONH2 है। यूरिया का ये है, यूरिया का फॉर्मूला है। ये जो है कि C6H12O6, ये जो है कि ग्लूकोज का है, ग्लूकोज। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। CH3COOH एसिटिक एसिड जो है कि उसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड, एसिटिक
एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। चीनी का फॉर्मूला एकदम जो है कि खोपड़ी में रहना चाहिए, कारण कि ये सब कखने पूछ देगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। C12H22O11। यूरिया का NH2CO NH2 NH2CO NH2 NH2CO NH2 ऐसे करके याद कर लीजिए। C6H12O6 जो है ग्लूकोज का, ये तो आप लोग को ऑलरेडी याद ही है, हमको पूरा विश्वास है। CH3COOH एसिटिक एसिड, ये एक प्रकार का एमल है। एसिड जो है कि अम्ल का ही इंग्लिश रूप है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखिए। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। एकदम जहां जहां शैवाल पाया जाएगा और कवक एक साथ निवास करेगा, उस सहजीवी संबंध को जो है कि बोला जाता है लाइकेन। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, उसका क्या नाम है, वही पूछ रहा है। पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये इंग्लिश शब्द है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नाम हार्ड है लेकिन यही आंसर भी है। म्यूचुअलिज्म, उसके बाद कॉमनसेलिज्म, और उसके बाद कन्वर्जन दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। माइकोलॉजी यहाँ चल गया, एकदम ऊपर चढ़ गया, लिख दिए तो क फॉर कवक, म फॉर मकई, ऐसे याद कीजिए। मकई यानी कि माइकोलॉजी, क से क की मात्रा आ रही है तो कवक का अध्ययन कहलाएगा। अब फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, ये दोनों मिल जाएगा तो लाइकेन कहलाएगा। तो ऐसे सहजीवी संबंध को ही बोला जाता है, क्योंकि जहां जहां शैवाल और जहां जहां कवक पाया जाएगा एक साथ, वो इसलिए क्योंकि शैवाल का जो है कि मुख्य कार्य होता है भोजन का निर्माण करना, एक चीज ध्यान रखिएगा, और कवक का मुख्य कार्य होता है कि अंदर से जो है कि जल और खनिज लवण जो है कि उस तरह के पदार्थों को वहां पर पहुंचाना। दोनों मिल करके मिलजुल कर खाना बनाते हैं। एक चीज़ देखते हैं कि दो भाई काम करता है, घर में जो है कि कोई और खाना बनाता है, दोनों कमा कर लाता है, उसके बाद खाना बनता है। बस एक चीज़ समझ लीजिए कि शैवाल और कवक भाई ही है। एक जो है कि खाना बनाता है, भोजन निर्माण कौन करेगा, शैवाल। निर्माण कैसे करेगा, जब उसको जो है कि सब्जी तब्जी ला कर दीजिएगा तब तो निर्माण करेगा। तो सब्जी लाने वाला कार्य, सब्जी के मतलब हो गया आपका जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवण की प्राप्ति कौन करवाएगा, कवक। और खाना कौन बनाएगा, शैवाल। इसी सहजीवी संबंध को बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म इसका राइट आंसर है। एक है पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म में ऐसा पद्धति है, पैरासाइटिज्म एक ऐसा पद्धति है जिसमें जो है कि एगो छुच्छे खा रहा घरा बैठल बैठल, मतलब कि उसको कमाने से कोई मतलब। इसमें जो है कि दोनों काम कर रहा था। शैवाल का कार्य था भोजन बनाना और कवक का कार्य था जल और खनिज लवण की प्राप्ति करवाना। लेकिन जो है कि पैरासाइटिज्म या परजीविता इसको हिंदी में बोला जाता है। जैसे कि अमरलता को देखते होंगे कि दूसर के पेड़ जो है कि उसी से वो खाना प्राप्त कर रहा है, मतलब कि दूसरा पर जो आश्रित हो गया उसको पैरासाइटिज्म बोला जाता है। वो दूसरा पर आश्रित है, अपने कोई काम नहीं कर रहा, बैठल बैठल खाली खाना खा रहा है। जैसे कि आप लोग, हम लोग, कोई भी ऐसे बेरोजगार हैं जो कि माँ बाप के एकदम पैसा से सैलानी कर रहे हैं, तो वही हम लोग जो है कि पैरासाइटिज्म है, परजीविता वाला गुण हम लोग के अंदर विद्यमान हो गया है। दूसरा का खाना खा रहे हैं, बैठ करके कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी को जॉब लग गया, उसका पापा भी नौकरी कर रहा है, दोनों मिल करके जो है कि काम कर रहा है, वही वाला गुण क्या कहलाएगा, म्यूचुअलिज्म। तो वही है, शैवाल और कवक के एक साथ मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है। इस संबंध को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए है। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को। सौर ऊर्जा का एटीपी जो होता है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, वो हमारे शरीर के जो है कि कोशिकाओं में ये सब नाम विद्यमान जो है वो हमारे शरीर के कोशिका के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ जो है कि पादप कोशिका में पाया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये सब जो है कि पादप कोशिका के साथ साथ जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा में जो है कि एटीपी का निर्माण, यहाँ पकड़िए कि सौर ऊर्जा की बात कर दिया, तो सौर ऊर्जा से जो है कि खाना कौन बनाएगा, पेड़ पौधा बनाएगा। तो यहीं से आंसर आप छाट लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट इसका होगा। एटीपी के रूप में जो है कि वो बदलने का कार्य करता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को ही ये खाना बनाने का कार्य करता है। इसलिए जो कि पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट को जो है कि बोला जाता है किचन घर। इसको जो है कि किचन घर के नाम से जाना जाता है। एटीपी का जो कि फुल फॉर्म होता है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट सिर्फ बोल देते हैं, मेरे पास जो है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं हम खींचना चाहते हैं। तो सौर ऊर्जा के कारण एटीपी का निर्माण क्लोरोप्लास्ट करता है। लेकिन हमारे शरीर में जो है कि जंतु कोशिका में, शरीर के अंदर एटीपी का निर्माण अगर जो पूछ दिया जाए तो वो जो है कि हमारे शरीर के कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो सौर ऊर्जा अगर जो लग गया तो क्लोरोप्लास्ट, कारण कि पेड़ पौधा में एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के माध्यम से भोजन बना रहा है क्लोरोप्लास्ट।
अब माइटोकॉन्ड्रिया भी एटीपी के रूप में करता है, लेकिन इसको जो है कि सौर ऊर्जा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कि पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम को जो है कि प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली के नाम से ये जो है कि लाइसोसोम जाना जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोला जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है कि किचन घर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर ये है आपके सामने। देखिए मजेदार क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट एक रक्त का भाग है जो कि WBC में मौजूद रहती है और हमारे शरीर को जो है कि सुरक्षा प्रदान कराता है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? सबसे पहले जानिए कि ब्लड का निर्माण ही अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। तो ब्लड का ही एक रूप है। ब्लड 3 प्रकार का, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो WBC में एक चीज होता है लिम्फोसाइट जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो लिम्फोसाइट का भी निर्माण वही में होगा जिसमें कि पूरा ब्लड का निर्माण हो रहा है। तो पूरा ब्लड का निर्माण किस में हो रहा है? बोन मैरो, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी। एक दिया हुआ यकृत, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कोई है ना तो वो है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि ये है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तिल्ली, इसको बोला जाता है इंग्लिश में स्प्लीन या फिर प्लीहा इसको बोला जाता है। ये जो है कि यहाँ पर रक्त एकदम जो है कि सेंगर जाता है, मतलब कि यहाँ पर रक्त इकट्ठा होता है, रक्त इकट्ठा यहाँ होता है, रक्त इकट्ठा रहता है। एक है अग्नाशय। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहें? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण वहीं होगा जहाँ ब्लड का निर्माण होता है, क्योंकि लिम्फोसाइट भी एक ब्लड का ही रूप है। तो अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। आप देखते होंगे क्रिस फिल्म देखे होंगे, क्रिस 3, उसमें बोलता है ना कि बोन मैरो मुझे चाहिए, उसका हम अपना पैर ठीक कर लेंगे। तो वही वाला बोन मैरो होता है जिसमें कि ब्लड का निर्माण होता है। तो अस्थि मज्जा में बोन मैरो का निर्माण होता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। तिल्ली स्प्लीन, इसमें जो है कि ब्लड इकट्ठा होता है, इसलिए जो है कि इसको ब्लड का जो है कि इकट्ठा करने वाला फैक्ट्री बोला जाता है। यह है अग्नाशय, इसको दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है हमारे शरीर का। ठीक है, अब जो है कि देखिए, आई होप कि आपको जो 20 क्वेश्चन हम इसके पहले करवाए हैं वो क्वेश्चन आपको जो है कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो इस सेशन को आप और बढ़ाना चाहते हैं, कारण कि हम तो प्रतिदिन वीडियो लाएंगे ही लाएंगे, अगर जो आपको अच्छा लगता हो कि नहीं ये लड़का सच में मेहनत कर रहा है, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अपने दोस्तों को साथ भी साझा कीजिए। और वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ जो करना है कीजिए, उसको जो है कि उंगली से दबा ही दीजिए। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब जो है कि इसके अगला एपिसोड जो है कि कल आप लोग के साथ साझा किया जाएगा। तो देखिए आप लोगों के सामने जो है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर जो इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर सही देते हैं तो हम समझेंगे कि आपने मेरे वीडियो को जो है कि सही से और बारीक से समझा है। तो लास्ट तक देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को जो है कि आप कमेंट बॉक्स में जो है कि यूट्यूब वाला कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर के कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एड्स किसके कारण होता है? हेलमिंथीज लिखा हुआ है, जीवाणु लिखा हुआ है, कवक लिखा हुआ है, विषाणु लिखा हुआ है। इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, थैंक यू। इस सेशन को जो है कि हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।